केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि कोरोना त्रासदी ने हम सबको करीब 2 साल से घेर रखा था। उन्होंने कहा कि काफी वक्त के बाद बीजेपी की बैठक का आयोजन हुआ। प्रधान ने कहा कि इस बार पार्टी ने अनोखी पहल की है, जिसमें पीएम मोदी समेत सभी प्रतिनिधियों ने डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें 342 सदस्य मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने बंगाल के लोगों को विधानसभा चुनाव में समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि 2016 में बंगाल में हमारी मौजूदगी नहीं थी, लेकिन अब हमें 38 वोट मिले। 18 लोकसभा और 77 विधानसभा सीटें हमारे पास हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 9 करोड़ आबादी वाले राज्य में इस तरह के विकास को देखा गया, लेकिन चुनाव के बाद हमारे 53 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी ने इस बार टिप्पणी की है इस पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल में वैक्सीन भेजी है, लेकिन वैक्सीन पार्टी बेसिस पर लगाई जा रही है। बंगाल में अमानवीयता की हदें पार कर दी गई है। पूरी बीजेपी बंगाल के साथ खड़ी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनाव को लड़कर बंगाल को बचाने, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की अपील भी की है। आपको बता दें कि आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक जारी है, जिसमें आगामी 5 राज्यों में चुनावों पर मंथन जारी है, और इसी मंथन में अपना संबोधन देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने ये बातें कही है। आज पहली बार पोस्ट कोरोना फेज में, कोरोना की उपरांत, हम प्रत्यक्ष 36 संगठनात्मक इकाई, स्टेट और यूनियन टेरिटरी यूनिट के साथ लगभग हमारी 346 मेंबर है। आज कार्य समिति थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। लगभग टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे इस बार एक पार्टी ने एक अनोखा पहल की है। सारे पार्टिसिपेंट की डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुई है। सबने, माननीय प्रधानमंत्री समेत बाकी सभी प्रतिनिधियों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर को करते हुए रजिस्टर। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बातें आपने सुनी। आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक जारी है, चुनावी मंथन और पिछले 7 सालों के कार्यों की उपलब्धियों को यहाँ पर उन पर विचार विमर्श किया जाएगा, उन पर मंथन किया जाएगा, और आगामी जो चुनाव है वो किस तरीके से जीते जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव मिशन 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं, और इसी को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है और मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में आज तमाम नेता मौजूद हैं, और इसी के साथ आपको बता दें कि कई जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं या फिर संगठन मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष, वो तमाम जो लोग हैं वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं, और बैठक में करीब 124 के करीब जो हैं वो नेता यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और इसी के साथ कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपना संबोधन भी दिया। बैठक की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के संबोधन, माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा के संबोधन से हुई। संबोधन में उन्होंने पश्चिम बंगाल पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना वर्चस्व हमारा बनाया कि जहां बंगाल में हमारा वर्चस्व भी नहीं था, और अब हमारे पास 38% वोट मिले हैं। 18 लोकसभा और 77 विधानसभा सीटें हमारे पास है। भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 9 करोड़ आबादी वाले राज्य में इस तरह के विकास को देखा गया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद किया और साफ तौर पर कहा कि ये जो राज्य पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी का समर्थन किया गया है, बीजेपी को वोट दिए गए हैं, बीजेपी को मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में बनाया गया है, उभारा गया है, उसके लिए जनता का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि बीजेपी की कार्य समिति की आज अहम बैठक है, महामंथन आज जारी है। महाबैठक में अब देखना होगा कि इस मंथन से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और बीजेपी जो कहीं ना कहीं अभी हाल ही में उपचुनाव हुए उसमें जिस तरीके से बीजेपी की कुछ जो सीटें हैं वो बीजेपी के हाथ से गई, फिर चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात कर ले या फिर हरियाणा की बात कर ले। हालांकि हरियाणा की सीट जो है वो बीजेपी के पाले में पहले भी नहीं थी, लेकिन वहां पर किसानों के
समर्थन में वहां से विधायक ने इस्तीफा दिया और इसी वजह से अगर वो सीट बीजेपी के पक्ष में नहीं है तो ये सीधे तौर पर यही बात सामने आती है कि एक सीट अगर किसान हटा सकते हैं तो कहीं ना कहीं आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है किसान आंदोलन का, जो किसान आंदोलन लगातार चल रहा है उसके लिए। तो इसीलिए बीजेपी आज महामंथन करते नजर आ रही है और इस महामंथन में बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हर इलाके के मुख्यमंत्री जो हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो बैठक में वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष, बीजेपी शासित प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष इस बैठक में वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए हैं। संगठन मंत्री वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए हैं। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी यहां पर वर्चुअली माध्यम से जुड़े और इसी के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और इसी के साथ कई बड़े नेता और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, ये तमाम वो लोग हैं जो वर्चुअली माध्यम से जुड़े और यहाँ पर मंथन में हिस्सा लिया। आप देखना होगा कि इस मंथन से बीजेपी कितना आगामी विधानसभा चुनावों में जो खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलने वाला है उसको खत्म कर सकती है और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कितनी बहुमत के साथ प्रचंड जीत हासिल कर सकती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो इसी पर मेरे सहयोगी चंद्रशेखर त्रिशूल मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। त्रिशूल जी, जिस तरीके से लगातार बैठक का दौर जारी है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, 5 राज्यों के और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव यहां पर हैं, तो सीधे तौर पर चुनावी मंथन इसको कहा जा सकता है। और चुनावी मंथन की अगर बात करें तो उपचुनावों में जिस तरीके से बीजेपी की कहीं ना कहीं मंडी की जो सीट है हिमाचल प्रदेश की और बाकी जो सीटें हैं वो बीजेपी के पाले से गई, इसी वजह से ये चुनावी मंथन है क्योंकि बीजेपी अब चाहती है कि जो उपचुनावों में हुआ, जिन्हें सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, वो आगे के अब जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव भी दूर नहीं है, उनमें ऐसा नतीजा ना हो, इसलिए ये महामंथन है। किस तरीके से आप इस मंथन को देखते हैं? देखिए मुस्कान, जैसे जैसे सत्ता में लगातार कार्य बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे सत्ता में समय भाजपा का बढ़ता जा रहा है केंद्र में, और परंपरागत राज्यों में जिस तरह की एंटी इनकम्पेंसी डेवलप हुई है इन दिनों में, खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि महंगाई के कारण हारे हैं, खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को राजस्थान में कहना पड़ा कि तात्कालिक मुद्दों ने कहीं ना कहीं उपचुनावों को प्रभावित किया है। तो निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए मंथन का समय है, चिंतन का समय है और बीजेपी को विश्लेषण करना होगा कि कैसे एक साथ अगर आप बढ़ रहे हैं तो ऐसी क्या बाधाएं आ रही हैं जिससे आप उपचुनावों में जिस तरह आपको पराजय का सामना करना पड़ा, जैसे खुद उनके मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 5 राज्यों में चुनाव है तो बीजेपी को ये एक आप आज एक होर्डिंग आपने देखा कि विश्व प्रिय नेता, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के पीछे जो विश्व प्रिय नेता का जो होर्डिंग लगा था प्रधानमंत्री के पीछे, तो ये दर्शाता है कि बीजेपी अपने आप को और ज़्यादा व्यापक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन व्यापक करने से ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर जो पकड़ है उसको मजबूत रखना होगा। या आज की जो बैठक है, आज की इस बैठक के बाद प्रभारियों की घोषणा होगी, चुनावों में जो लोग अन्य राज्यों से संगठन के जो लोग हैं, और जैसा कि माना जा रहा है पश्चिम बंगाल में भी बड़े बदलाव कि संगठन में घोषणा हो सकती है, संगठन में बदलाव किया जा सकता है। जेपी नड्डा जब बोल रहे थे तो वो टीस कहीं ना कहीं उनके मन में थी कि 9 करोड़ जैसे राज्य में एक इतिहास बीजेपी ने रचा है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह कार्यकर्ता उनके मारे गए तो ये टीस उनके मन में कहीं ना कहीं नजर आई और इस टीस का ही एक कोई उनको एक ऐसा जवाब प्रत्युत्तर देना होगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता ये समझे कि बीजेपी का कार्यकर्ता सुरक्षित है उन इलाकों में जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है, जहां पर बीजेपी का वर्चस्व नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद ठीक पंजाब है, पंजाब में भी चुनाव होने हैं, बीजेपी को चुनौती पेश करनी है, लेकिन महज 3 विधायक, महज 5% वोटर। तो अब बीजेपी को ये साबित करना होगा, जब बीजेपी ये कहती है कि 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, राष्ट्रव्यापी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तब उनको बताना होगा, उनको अपने कार्यकर्ताओं में ये विश्वास भरना होगा कि कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए भी बीजेपी लामबंद है। और जिस तरह हिंसा का शिकार पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ता हुए हैं, निश्चित रूप से बीजेपी को मंथन करना होगा। जिस तरह उपचुनावों में पराजय मिली है, निश्चित रूप से मंथन करना होगा कि बीजेपी कहां खड़ी है और उसको कहां जाना है और कितना अपने लिए एक ऐसा एजेंडा तैयार करना है जिससे बीजेपी सर्वव्यापी हो। और ये शायद पहल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे जो बैनर लगा हुआ है वो
जिसमें लिखा है विश्व प्रिय नेता, तो ये दिखाता है कि निश्चित रूप से बीजेपी व्यापक होने की ओर अग्रसर है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो पकड़ ढीली हो रही है उसको भी कहीं ना कहीं मजबूत करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल त्रिशूल जी, देखिए, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की हमने बात की, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे उस समय में हालांकि जीत टीएमसी की हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बहुत अहम चीज थी, क्योंकि जब पहले बीजेपी का वर्चस्व भी नहीं था पश्चिम बंगाल में, वो पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी। बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी, और मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में जब वहां पर उभरी तो ये जो चीज है इसको कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जीत मान रही है। और अब जो चुनाव है उसी को लेकर बीजेपी ये चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से खुद को सक्रिय किया जाए, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की हमने शुरुआत में जिक्र किया और जेपी नड्डा ने भी शुरुआत में जिक्र किया, ऐसा कौन सा वो बीजेपी का प्लान हो सकता है जिससे पश्चिम बंगाल में और ज्यादा पकड़ बनाई जा सके? देखिए मुस्कान, सबसे पहले तो संगठनिक बदलाव की आंतरिक रूप से तैयारियां चल रही हैं हमारी। कई जब नेताओं से चर्चा होती है बीजेपी के, आंतरिक रूप से बड़े बदलाव की चर्चाएं हैं पश्चिम बंगाल में। और जो पॉलिटिक्स का पावर हाउस कहा जाता है उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए बीजेपी को पूरा दमखम, दाव पेच और श्याम दाम दंड भेद सारे प्रयोग अपनाने होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती इस समय, जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है, वरुण गांधी बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ खड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह लगातार अपनी रैलियों को बढ़ाती जा रही हैं, जिस तरह लगातार जनसंपर्क करती जा रही हैं, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह बसपा के 6 विधायक तोड़े हैं, जिस तरह कहीं ना कहीं बसपा एक जो पैक्ट कर रही है श्रोमणी अकाली दल के संग पंजाब में, तो कहीं ना कहीं बसपा भी धीरे धीरे व्यापक हो रही है, अपने वोटों की पकड़ को मजबूत करेगी। जो उसका कमिटेड वोटर है 6%, 7%, वो कहीं अगर उसके संग जाता है, फ्लैक्चुएट वोट अगर आगे बढ़ता है, तो बीजेपी का जो वोटर परसेंट है 38%, उस जहाँ 39% जहाँ पर बीजेपी खड़ी है, अगर इसमें कुछ भी अगर नीचे कुछ ग्राफ आता है तो निश्चित रूप से बीजेपी की चिंताएं बढ़ सकती हैं। इस ग्राफ को कैसे बढ़ाया जाए, पश्चिम बंगाल में कैसे कार्यकर्ता को भरोसा दिलाया जाए कि पार्टी कार्यकर्ता के साथ जमीनी स्तर पर हर जगह खड़ी है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे भरोसे, ये सारा विश्वास, ये सारी रणनीति तय करनी होगी और बताना होगा कि एक बार कहीं ना कहीं दोबारा एक जो जिसको कहते हैं एक शंख फूंकना, वो बीजेपी को शंख फूंकना होगा। राम मंदिर बन चुका है, 370 हट चुकी है, तब नया एजेंडा विकास का क्या हो और विकास के उस एजेंडे से जनता को कैसे जोड़ा जाए और जनता उससे प्रभावित कैसे हो। बहुत बड़ी अभी जो योजना है 30 नवंबर को बंद हो रही है, 80 करोड़ लोगों को जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना वो बंद हो रही है, तो क्या अगर वो बंद होती है तो क्या इफेक्ट आएगा। ये तमाम मंथन की चीज़ें हैं जो बीजेपी को सोचना होगा और प्रभावशाली ढंग से जमीनी स्तर से लेके सर्वव्यापी स्तर पर एक लड़ाई अब लड़नी होगी, दोबारा शुरू करनी होगी, एक शंख फूंकना होगा जिससे वो कहीं एक भरोसा कायम कर सके। और उपचुनाव में जो भरोसा टूटा है इस पर भी उसकी गहरी नज़र है और वो ये देख रही है कि कैसे भरोसा टूटा है जिसको बार बार दोबारा कायम करना है। बिल्कुल। लेकिन त्रिशूल जी, देखिए, जिस तरीके से आपने बताया राम मंदिर पर बात हो जाएगी, 370 हट गया है, वो भी चलिए विकास मान ले, लेकिन जो महंगाई, हालांकि अभी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर घटा दी है, लेकिन महंगाई नहीं कम हो पाई है। एक्साइज ड्यूटी घटाने के बावजूद भी पेट्रोल और डीजल जो है वो 90 के पार बिक रहा है कई राज्यों में। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि 90 या 100 रुपए के अगर पेट्रोल बिकता है तो वाकई ये काम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल है। राज्य सरकारों ने भी कटौती कर दी है, बावजूद इसके महंगाई बरकरार है और इसी के साथ किसान आंदोलन का मुद्दा। इन सब चीजों से बीजेपी कैसे बच पाएगी चुनावों में? निश्चित रूप से यही एक बात है कि जब बीजेपी के खुद मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि महंगाई की वजह से चुनाव हारे हैं और परंपरागत सीटों को खो दिया है, तो फिर मंथन इस बात के लिए ज़रूरी है कि कैसे महंगाई के मुद्दे से निजात पाई जाए और कैसे जनता को ये भरोसा दिलाया जाए कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनके संग सरकार खड़ी है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है वर्तमान में बीजेपी के लिए कि जिस महानता को बीजेपी ने स्थापित किया है, उनकी नज़रों में एक महानता उन्होंने स्थापित की है और उसको निरंतर करना बहुत आवश्यक है। वो निरंतरता कहीं ना कहीं टूट रही है, यही मंथन का विषय है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, ये मंथन का विषय है। और अगर बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं त्रिशूल जी, तो देखिए, कल जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो औरैया और इटावा के दौरे पर थे। औरैया और इटावा सपा का गढ़ माना जाता है। और अगर आज की बात कर ले तो अखिलेश यादव खुद अंबेडकर नगर में मौजूद हैं, पूर्वांचल की ओर, जहां पर पूरे तरीके से पूर्वांचल में बीजेपी का कहीं ना कहीं वर्चस्व बहुत ज्यादा है, बीजेपी वहां पर बहुत ज्यादा सक्रिय है।
जो तमाम विपक्षी जो दल हैं, चाहे आप बसपा की बात कर लें या फिर कांग्रेस की बात कर लें, इतने सक्रिय नहीं है जितनी सपा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में सपा जो है वो एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभर रही है, पूरे तरीके से बीजेपी को टक्कर दे सकती है आगामी विधानसभा चुनावों में। उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी के भी कई विधायक मंत्री जो हैं वो टूटकर सपा में शामिल हुए हैं, वहां पर किस तरीके से मंथन की जरूरत है? देखिए मुस्कान, हम 1.5 साल पीछे चले जाते हैं। दत्तात्रेय होसबोले लगातार जो कि संघ से हैं, लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर नज़र बनाए हुए हैं। सरकार, संगठन और संघ तीनों स्तर पर फीडबैक लिया जा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश को जीता जाए। लेकिन जिस तरह किसान आंदोलन प्रभावशाली भूमिका में आया है और वरुण गांधी का विरोध है, वेस्टर्न यूपी में कहीं ना कहीं एक चुनौती है कि कैसे वेस्टर्न यूपी में बीजेपी एक फाइट में आएगी। पूर्वांचल में जितना असर बीजेपी का है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कहीं बसपा अपना असर दिखाएगी। और जिस तरह कांग्रेस ने कहा है कि महिलाओं को 40% की भागीदारी टिकट में दी जाएगी, तो निश्चित रूप से ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अब बीजेपी के सामने एक छत्रपों की चुनौती है, राष्ट्रीय स्तर की चुनौती है, जिससे निपटना बहुत आवश्यक है। और शायद इस चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी एक फीडबैक रिपोर्ट, और लगातार जिस तरह अमित शाह वहाँ जा रहे हैं लखनऊ, जिस तरह वहाँ पर संघ के बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं वो निगाह बनाए हुए हैं, जिस तरह सुनील बंसल पर वहाँ पर निगाहें हैं कि सुनील बंसल को बदला जाए या वहीं रखा जाए, तमाम तरह की चीज़ें हैं। एक एक लोकसभा सीट, एक एक विधानसभा सीट को हर तरीके से, हर एंगल से जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि कितनी विधानसभाएं इसके अंदर है, लोकसभा का इसके अंदर क्या प्रभाव है, तमाम चीज़ों को परखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो निश्चित रूप से बीजेपी को पूरे देश में धक्का लग सकता है आने वाले जो चुनाव है लोकसभा के उसमें। बिल्कुल, पूरे प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश हारती है बीजेपी या फिर अगर वर्चस्व कम होता है तो वाकई लोकसभा चुनावों में बीजेपी के हाथ से कुछ राज्य भी जा सकते हैं और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कमजोर भी हो सकती है। लेकिन देखिए सबसे अहम बात क्या है त्रिशूल जी, अभी जब हरियाणा में उपचुनाव की बात कर ले, अहमदाबाद में हमने देखा किसानों के समर्थन में वहां से विधायक ने इस्तीफा दिया था अभय चौटाला ने, और उसके बाद एक बार फिर से उन्हीं को जीत मिली, यानी कि किसान उनके साथ है। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर किसान सबसे ज्यादा सक्रिय हैं और यहीं पर खेती सबसे ज्यादा होती है। अब अगर समझें अगर किसान एक सीट पर बीजेपी को ये इतनी बड़ी मात दे सकते हैं तो यही किसान जो है वो उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि पूर्वांचल में भी किसान सक्रिय हैं, पंजाब में पूरे तरीके से किसान सक्रिय, हालांकि पंजाब में इतना वर्चस्व बीजेपी का नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश अगर किसी ने जीत लिया तो वो उसकी सरकार ही बनेगी। लेकिन क्या लगता है किसान आंदोलन का जो पूरा असर है, क्या वो वाकई उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे मुस्कान आपने बात की, एलनाबाद परंपरागत सीट रही है और कहीं चौटाला परिवार की जो परंपरागत सीट है बहुत लगातार चौथी बार जीते हैं, उनका अपना स्वयं का एक वर्चस्व है वहाँ पर। और निश्चित रूप से अगर क्षेत्रीय मुद्दों पर आप क्षेत्रीय व्यक्तियों के साथ खड़े होते हैं और एक छत्रप की भूमिका में लगातार बने रहते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है, और वो फ़ायदा शायद अभय चौटाला को मिला है निश्चित रूप से वहाँ पर। लेकिन इसको इस बात से जोड़कर देखा जाए, सत्ता से दरअसल महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं आम नागरिक की, और उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना, उन पर खरे उतरना ये सरकार का काम होता है। और शायद इसी का मूल्यांकन करने के लिए जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें चुनाव की परिपाटी रखी गई है, और चुनाव की परिपाटी में ये मूल्यांकन होता है कि सत्ताधारी दल ने जनता की अपेक्षाओं को कितना समझा है और कितना उनका समाधान किया है। अब ये बीजेपी को समझाना होगा लोगों को कि जो आपने हमारे सामने समस्याएं दी थी, जो हमारी सरकार थी उसने इन समस्याओं का समाधान इतना किया, वो आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे और कहीं जनता को ये बताना होगा कि ये करने वाले हैं, ये किया है और ये आगे करेंगे। तब अगर जनता की बात समझ में आती है तो तब सत्ता की महत्वाकांक्षाएं आगे निरंतर होंगी। अगर ये बात जनता के समझ में नहीं आती है तो फिर एक अग्नि परीक्षा से भारतीय जनता पार्टी को गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिशूल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।